वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 लास्ट शिफ्ट यानी 16 अक्टूबर 2022 में शाम वाली शिफ्ट का पेपर यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। कल तक आंसर की भी आ जाएगी यहाँ पर ऑफिशियल वाली, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस की सबसे पहले जीएस के सारे सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे हम लोग, फिर यहाँ पर आएंगे मैथ्स रीजनिंग एप्टीट्यूड सेक्शन पर ग्राफ तालिका पर वेरिएबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एस मनी। इसके बाद है कि भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश कौन है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे द्वीप देश लिखा है, तो द्वीप देश हो जाएंगे यहाँ पर श्रीलंका और मालदीव, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है ओमान की राजधानी क्या है, ओमान की कैपिटल है मस्कट, ठीक है मस्कट, ऑप्शन नंबर डी। देन वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना जो है किसने शुरू की है, बजाज अलियांस इंश्योरेंस ने। किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना यानी कि इंडस्ट्री फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान शुरू किया है, तो इसका उत्तर है बजाज अलियांस। निम्नलिखित में से लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या फिर स्पीकर कौन थे, जीबी मावलंकर थे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को होता है। सफ़ेद शहर राजस्थान का किसको कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कौन सी नहीं, मिजोरम जो है ये स्टेट है, ये यूटी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। बाकी दमन पुडुचेरी का आवृत्ति ये सब यूटीज हैं, यूटीसी कैपिटल है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, ये गेस करना थोड़ा आसान था अगर आप फिल्म्स वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं। यूएसए के लोग बेसबॉल खेलते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। देन इसके बाद हिंद स्वराज पुस्तक गुजराती में लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। हरित लेखांकन या ग्रीन अकाउंटिंग क्या है, ग्रीन अकाउंटिंग टर्म का मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री। जो एक मिनट यहाँ पे जो होगा हमारा उत्तर वह यहाँ पे डी हो जाएगा। प्रदूषण और पर्यावरण हानि जो होती है उससे जो उसको अकाउंट पे लेकर जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं कंट्री का, इन सब पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल डैमेज को कंसीडर करके उसी को ग्रीन अकाउंटिंग बोलते हैं। हमारा उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल कंट्रोल डैमेज जो कि इन्फ्लुएंस करता है हमारे कंट्री के नेशनल इनकम को, उसी को बोलते हैं ग्रीन अकाउंटिंग, हरित लेखांकन। हमारा सवाल है संगाई महोत्सव जो है कहाँ पे होता है, मणिपुर में होता है। उसके बाद ये नेताओं पर ये अनुच्छेद है 13-17 प्रश्न नंबर इसमें करेंगे। पुराने नेता नए नेता में क्या फ़र्क होता है यहाँ पे बताया गया है। नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने, सबसे उचित तर्क कौन सा है, तो आखिरी में छोड़ दिया गया है कि नेता कभी नहीं चाहते कि लोग जागरूक बने, लेकिन कोई भी तर्क दिया ही नहीं गया है पेपर में, आपको बस मोस्ट अप्रोप्रिएट फाइंड करना है। यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन रहा ए वाले में और डी वाले में। ए भी स्ट्रांग है काफ़ी और डी भी स्ट्रांग है। ए कह रहा है कि लोग शिक्षित हो जाने पर वोट के बदले किए गए झूठे वायदों को पूरा करने पर दबाव डालेंगे, इस वजह से नेता नहीं चाहते, ये भी बहुत स्ट्रांग है। डी वाला कह रहा है कि शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानेंगे और जातीय धर्म पर बनाए गए नेताओं के समीकरणों को बिगाड़ देते हैं, तो दोनों ही बहुत स्ट्रांग है। अभी कमीशन देखते हैं इसमें क्या मानता है। यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विस मानता है कि ए भी सही हो सकता है और डी भी सही हो सकता है, ठीक। आगे हमारा उत्तर है यहाँ पे 14वें का डी होगा। आज़ादी से पूर्व नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे और अब नहीं आते हैं, आज अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए आते हैं। नेता येन के इन प्रकारेण साम दाम दंड भेद से अपना गंतव्य ढूंढ लेते हैं। गंतव्य क्या है, चुनाव जीतना, जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना उनका मेन गंतव्य है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि महंगे इलाज के लिए विदेश जाना, ये गंतव्य प्राप्त करने के बाद के उद्देश्य हैं, लेकिन मेन गंतव्य पहले तो चुना जाना जनता के द्वारा। अनुच्छेद के आधार पर बताना है कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं। दुर्बलता भी स्पष्ट रूप से नहीं गिवन है, लेकिन जैसा कि पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि नेता लोग जानते हैं कि फ्रीबीज के बदले वोट उनको मिल जाएंगे, तो इसका मतलब है कि नेता निश्चित तौर पर गरीब जनता को कपड़े और पैसे बांटते हैं और यही उनकी कमजोरी है, ठीक। हमारा उत्तर यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट बैठेगा ए। देन आगे हम देखेंगे हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है, तो निराशा के अंधकार से भरता है जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। ये पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तब इसका उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद में प्रश्न नंबर 18 से 22 हमको सॉल्व करना है। इस अनुच्छेद को पढ़ करके आप पढ़ सकते हैं पॉज करके, ठीक है। मैं एक बार फिर से ऊपर नीचे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। देन इसके बाद प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारे जीवन में प्रिय घटनाएं ऐसा हो अगर हम चाहते हैं तो हमें अपने मनो मस्तिष्क को प्रिय विचारों से सदा परिपूर्ण रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद है अगला कि अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है, तो अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर और रचनात्मक विचारों के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। इस पर पैराग्राफ सभी भाव रचनात्मक कौन कौन से, तो गिवन पैराग्राफ में आपको सारे भाव पढ़ने हैं। आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंता, संतुष्टि, आत्मविश्वास, ये सारे रचनात्मक या फिर सकारात्मक भाव हैं, ठीक। उसके बाद आखिरी सवाल है कि हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब पहुंच जाते हैं, जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से उत्प्रोत होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 43 पर है कि जैन धर्म का महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है नॉन वायलेंस, ऑप्शन नंबर बी। किसके दरबार में नवरत्न के रूप में दरबारी रहते थे, तो वो हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन नंबर ए।
आगे है कि किस राजवंश में किस सल्तनत के राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, खिलजी। सर्वाधिक समय तक किसने किया, ये आप कमेंट करके बताइए। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था किस प्रिटेक्स्ट पर, मतलब क्या कारण था, यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं था, ध्यान रखिएगा। अवध को मिसगवर्नेंस यानी कि मैल एडमिनिस्ट्रेशन के कारण जो है इस पर अधिग्रहण किया था। हड़प्पा का बंदरगाह लोथल है, ऑप्शन नंबर ए। देन आगे हमारा प्रश्न है, बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था स्वदेशी के समय, ऑप्शन नंबर सी। खलीफा की अस्थाई शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डैश में बॉम्बे में खिलाफत समिति गठन हुआ। देखिए सबसे पहले तो खिलाफत समिति बन गई थी 1917 में कलकत्ता में, लेकिन ऑफिशियली कांग्रेस समर्थित बनी थी मार्च 1919 में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। देन इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी, तो नियुक्ति की गई थी 6 की, नॉट मोर देन 6 प्लस एक मतलब चीफ जस्टिस, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। 1857 की क्रांति जो है किसने शुरुआत की थी, 34th इन्फेंट्री के सिपाहियों ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर सी। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों पर जो लू मतलब जो गर्म हवाएं बहती हैं उसको कहते हैं लू, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। भारत की मानक यामी उत्तर रेखा क्या है, तो ये 32 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, क्रिप्स मिशन फेल हो गया था ऑब्वियसली, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यहाँ पे कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर ए। देन आगे है, नई आर्थिक नीति को सामान्यता विकास के डैश मॉडल के रूप में जाना जाता है, एलपीजी मॉडल कहते हैं इसको, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यदि कोई भी कंपनी सरकारी कंपनी तब कहलाएगी जब उसमें कम से कम 51% प्रदत्त भूमि सरकार के अधिकार में होती है, ठीक है, पेड अप कैपिटल 51% कम से कम अगर सरकार के अधीन है तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी। नैमिषारण्य कहाँ पर, नैमिषारण्य सीतापुर में है, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली केंद्रीयकृत संस्था कौन है, नाबार्ड है, ठीक है, ना सिर्फ वित्त पोषण बल्कि पॉलिसी के लिए भी गाइड करता है नाबार्ड। इसके बाद 1991 के आर्थिक सुधारों में किस पर ध्यान दिया गया था, क्या क्या समस्याएं थी जिन पर गौर किया गया था, एक तो डेप्रिसिएशन था, ठीक है, देन था इकोनॉमिक पॉलिसी फेलियर, ये भी था, विदेशी मुद्रा भंडार का संकट तो था ही, तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। आगे प्रश्न है, हॉलमार्क लोगों का संबंध किससे है, तो इको मार्क का संबंध होता है एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट से, और हॉलमार्क का संबंध ज्वेलरी से होता है, आभूषणों से, आप जानते हैं। कौन से वे आदर्श हैं जिनको राज्य को ध्यान में रखना चाहिए नीति निर्माण करते समय, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लिखित किया गया है, भाग 4A में, पार्ट 4A में। इसके बाद अनुच्छेद 343 किसके बारे में, संघ की राजभाषा के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। उसके बाद धन विधेयक किसमें बताया गया, धन विधेयक बताया गया आर्टिकल 110 में। आगे है, इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं होता है, सफ़ेद नहीं होता है ऑब्वियसली। आगे हमारा प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस किसे नहीं कहेंगे, तो ग्रीन हाउस गैस आर्गन नहीं है, ये एक नोबल गैस है, ये एक नोबल गैस है। इसके बाद है, वॉशिंग सोडा का क्या मतलब होता है, सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी। अगर इसके बाद कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है, तो ये है 65 वर्ष, ठीक। ट्रायल कोर्ट के लिए 60, हाई कोर्ट के लिए 62 और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65। देन इसके बाद पौधे अपना मुख्य पोषक तत्व किससे प्राप्त करते हैं, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, सॉइल से, ये बीपीएससी में भी आया था। आगे प्रश्न है, ओजोन होल का संबंध किससे, तो ओजोन होल जो थिकनेस घट जाती है ओजोन लेयर की स्ट्रेटोस्फेयर में, वही होता है आपका ओजोन होल। धरेश का सही संधि विच्छेद होगा धरा और ईश, ऑप्शन नंबर सी। देन इसके बाद अली, अली का सही युग्म हो जाएगा, अली का मतलब भंवरा और अली का मतलब सखी। नागर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा चतुर चालाक, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद सन्यासी का विलोम हो जाएगा गृहस्थ, खोलू का बैल होना मतलब बुरी तरीके से काम में लगे रहना। ये इंग्लिश का पैराग्राफ है, इसमें एक लड़के के बारे में है, वो लड़की से मिलता है, सब रोमांटिक हो जाता है, सिंपल सा। इसमें है कि जो है कार्बन से कहाँ पर मिला था, तो बाजार में मिला था, मार्केट में, ठीक, मार्केट लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केट। अच्छा, इंग्लिश में एक चीज़ देखने को मिल रही है कि कभी कभी पूरा पैराग्राफ पढ़ना जरूरी नहीं है, सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ करके इसमें स्पॉट कर सकते हैं क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि जो है, जो कार्बन से कब मिला था, जो मेट कार्बन हु लिव्ड जस्ट 2 blocks अवे फ्रॉम हिम, वन डे ही रैन इनटू हर इन मार्केट बाय चांस, यानी कि मार्केट में उससे भिड़ गया था गलती से चलते चलते, तो ये मार्केट में हुआ था, ठीक। तो जो की मदर नहीं चाहती थी कि वो मतलब पब्लिक स्कूल जाए क्योंकि वहाँ पे गर्ल्स होती थी, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। जो वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय गर्ल्स, इसमें रैंडम का सिनोनिम हो जाएगा एक्सीडेंटल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फूड, इसका उत्तर हो जाएगा एलर्जी। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने बचे हुए जीएस के सवालों पर।
जैसे ब्यूटीफुल का जो सिनोनिम पूछा है वो हो जाएगा अगली, एंटोनिम पूछा है एक्चुअली, ब्यूटीफुल का एंटोनिम हो जाएगा अगली। फिर करंट अफेयर के सवाल हैं, इसमें पूछा है कि एमएसएमई हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नैस्कॉम ने किसके साथ साझेदारी की है? ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी के साथ, ऑप्शन नंबर ए। फिर पूछा है कि किस सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत में कुडानकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की थी? तो एन फ्यूल को इंडिया को सप्लाई किया था कुडानकुलम के लिए रोस्टाम ने, जो कि रशिया की कंपनी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और इसके बाद है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी में राज्यों में शीर्ष पर कौन है? सामान्य श्रेणी में राज्यों पर शीर्ष पर ओडिशा है, देन आंध्र प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश थर्ड पर है, ध्यान रखिएगा, इसमें उत्तर हो जाएगा ओडिशा। इसके बाद है कि I2U2 ग्रुपिंग जो बनी है उसमें I2U2 कौन से कंट्रीज हैं? तो I2 है यहाँ पे इंडिया और इजराइल, और U2 है यूएसए और यूएई। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई, ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पे खोला गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामपुर पटवाई ग्राम, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। ये उत्तर प्रदेश का पहला अमृत सरोवर है और साथ ही साथ भारत का पहला अमृत सरोवर है। यूरेनियम के डिपॉजिट्स कहाँ पे पाए गए हैं? यूरेनियम के डिपॉजिट्स पाए गए हैं राजस्थान में, यहाँ पर जल्द खनन शुरू होगा सरकार की अनुमति से। दीमापुर में एक शहद परीक्षण प्रयोगशाला जो है कहाँ पे लॉन्च की गई है? नागालैंड, दीमापुर में। किसके द्वारा? हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। अगला उत्तर है कि राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार अनाउंस किया सरकार ने, अगले साल से दिया जाएगा, किस पर? एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ऑप्शन नंबर डी। लोक प्रशासन से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 23 से 27 में जो हमें ये टेबल सॉल्व करनी है उसी के साथ शुरुआत हो चुकी है डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन की। इस वाली टेबल में अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट में जो परसेंटेज आए हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो अंदर नंबर लिखे हुए हैं ये सबके सब परसेंटेज हैं, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है। इतनी जानकारी काफ़ी होगी हमारे लिए, हम सीधे क्वेश्चंस की ओर आगे जा सकते हैं। अंग्रेजी में जो एवरेज आया है सभी स्टूडेंट का मार्क्स के हिसाब से वो बताना है। तो ये इंग्लिश है, आप सबके मार्क्स लिख लेते हैं क्योंकि ये सब तो परसेंटेज है। अंकित की जहाँ तक बात है तो 50% मतलब आधे नंबर आए 60। ब्रजेश लाया 85%, तो 120 का 80%, 12 8 96, 5% मतलब 10 का आधा, ये 6 हो गया, 96 6 102। अब ये चिराग लाया है 70%, 70% हो गया 12 7 84, ये 65%, 60% हो गया 12 6 72 और 6 78। 90% 120 का आहान लाया है 108 है, 80% 96 है जो कि फारूक और गौतम लेके आए हैं। अब इन सबका एवरेज चाहिए, जिसके लिए या तो हम इन सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर लें या तो फिर अपने मन से कोई भी एवरेज मान लें। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 90 मान लेते हैं। ये 60 है तो -30, ये 102 है तो +12, ये 84 है तो -6, ये 78 है तो -12, ये 108 है तो +18 और ये 96 है तो +6 यहाँ, +6 यहाँ। ये 12 से ये 12 कट गया, ये 6 से ये 6 कट गया। उसके बाद -30 + 18 + 6, ये -6/7, तो 90 -6/7, -6/7 को अगर यहाँ पे हल्का सा 7 ले लें, 7 की ओर इसको आगे बढ़ा दें तो 90 - 1 यानी 89 के आसपास आ जाना चाहिए। 89 के आसपास सिर्फ एक ही ऑप्शन है सी, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पे सभी 6 सब्जेक्ट में आहान द्वारा कितने अंक प्राप्त किए गए हैं। सब्जेक्ट तो आपके 6 हैं लेकिन स्टूडेंट 7 हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो 6 सब्जेक्ट में आहान टोटल कितने नंबर लेके आया, तो आहान की टोटलिंग कर लेते हैं फिलहाल। ये आहान है 150 का 90% हो गया 135, 15 9 जा 130 का 50% यानी आधा 65 हो गया। फिर उसके बाद 120 का 90% 108, 100 का 60% 60 ही होता है, 60 का 70% 6 7 42, 40 का 80% 8 चौक 32। तो यहाँ पे 13 6 19 10 29 6 35 4 39 3 42 420, तो यही हो गया 430 438 4 442। ये इसके नंबर आ चुके हैं 442। कहाँ पे गिवन है, तो बी में। इसके बाद 25 में पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ओवरऑल परसेंटेज सबसे कम है। आपको हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, ये 4 सब्जेक्ट देखने हैं। हिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट आपको देखने हैं। यहाँ की बात करते हैं हिस्ट्री की, तो 6 8 14 9 23 7 30 9 39 10 49 8 57 5 575। उसके बाद 3 6 9 6 15 7 22 5 29 8 37 6 41 420 430। अंग्रेजी का देखते हैं 5 8 13 7 20 6 26 9 35 16 51 51 520। उसके बाद है फाइनली हिंदी 8 5 13 9 22 4 26 7 33 और 14 47 470। इन सब में आप देखेंगे 430 सबसे छोटा है, तो ओवरऑल परसेंटेज मैथ्स में आपको सबसे कम देखने को मिले हैं, डी। उसके बाद ब्रजेश का टोटल परसेंटेज निकालना है। तो पहली बात तो हमें क्या चाहिए, ब्रजेश के टोटल नंबर चाहिए और इसमें मैक्सिमम मार्क्स की सभी सब्जेक्ट मिला के टोटल कितना बन रहा है। तो मैक्सिमम मार्क्स पहले देखेंगे, यहाँ से 15 13 28 12 40 10 50 6 4 10 600। अब ये जो नंबर लाया है ये निर्धारित कर लेते हैं। ब्रजेश की हमने बात करनी है, 150 का 80%, 120 15 8 जा 130 का 65%, 60% हो गया 13 6 78, 5% 6.5 84.5। उसके बाद आप यहाँ पे 120 का 85%, 102, 100 का 95% 95, 60 का 50% यानी आधा 30,
40 का 90%, 36, 4 9 जा 12, 8, 20, 10, 30, 9, 39, 3, 42, 3, 45। उसके बाद 6, 5, 11, 2, 13, 463 और 4.5, 467.5। तो ये 77.9 आप सॉल्व करेंगे इसको, ये 78% के आसपास आ रहा है। 78% कहाँ पे गिवन है? तो सी में। उसके बाद अगला है और आखिरी सवाल भी इस पर्टिकुलर सेट से कि सभी सब्जेक्ट में 60% या उससे ऊपर लाने वाले जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं। ये तो बहुत बेसिक है। अंकित की बात करें तो वो यहाँ 35 लाया, यहाँ 50 लाया, वो रूल आउट हो गया। ब्रजेश की बात करें तो सब कुछ ठीक है, यहाँ 50% लाया, ये भी हट गया। चिराग की बात करें तो ये फुलफिल कर रहा है क्राइटेरिया, सभी में उसके कम से कम 60 तो आए ही हैं, ये ठीक है। दिव्येश की बात करें तो यहाँ वो 40 ले आया, वो फेल हो गया। फेल मतलब हम नहीं ले पाएंगे उसको ऑप्शन में। आहान की बात करें यहाँ 50 लाया, ये भी चला गया। फारूक की बात करें सब कुछ ठीक है, यहाँ वो 40 लेके आया, गया। गौतम की बात करें यहाँ पे तो जी हाँ, कम से कम 60 तो वो लाया ही है। तो 2 लड़के हमारे पास हैं, तो आंसर हो जाएगा 2 स्टूडेंट। कौन सा वाला विकल्प सही होगा? तो सी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 से 32 के लिए हमें इस वाली टेबल को ध्यान में रखना है, जिसमें अलग अलग सालों में कंपनी एक्स द्वारा जो अलग अलग टाइप की कार बनाई गई हैं, ए से लेकर ई तक उनकी जानकारी दी गई है। अब सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जिसमें सबसे पहला है 28। साल 2016 से 21 के बीच में जो कार ए का प्रोडक्शन हुआ था उसका परसेंटेज इंक्रीज बताना है। तो कार ए 2016 से 21, यह है कार ए 2016 230, 2021 255, तो कितने का फ़र्क है? 25 का इंटू 100, ये करीब करीब 10.8 के आसपास आएगा। डी ऑप्शन मैच हो जाएगा। उसके बाद है कि 2016 से 21 के बीच में कौन सी ऐसी टाइप की कार है जिसका प्रोडक्शन हमेशा बढ़ा है, मतलब बीच में कोई भी साल ऐसा नहीं आया जिसमें प्रोडक्शन कम हुआ हो। आपको जो ऑप्शन मैच कराने वो हैं ए, बी, डी के लिए। तो ए जो है 30, 40, 50, 60, लेकिन 30 ये रूल आउट हो गया। बी देखते हैं 200, 220, 215, कम हो गया ना, खत्म। डी देखते हैं 130, 65, 230, 220, ये भी कम हो गया, ये भी गया। तो कोई ऑप्शन हमारा मैच कर नहीं रहा है, इस वजह से जो हम आंसर लगाएंगे वो होगा बी, नन ऑफ दीज। उसके बाद 30 नंबर है कि साल 2016 से 21 के बीच में कौन से ऐसी टाइप की कार है जो सबसे ज़्यादा बनी है। इसमें भी हमें ए, बी, डी, ई ये 4 मैच करानी है। तो ए को देखते हैं, यहाँ पे 2 छिंग 12, यहाँ पे हर बार 2 है। बी में देखते हैं यहाँ पे 2 बार 1 है, ये रूल आउट हो गया। डी देखते हैं यहाँ सिर्फ 2 बार 2 है, 3 बार बल्कि, ये खत्म। यहाँ 2 बार 2 है, ये भी खत्म। तो मैक्सिमम ए हो जाएगा। आप चाहें तो टोटल करके भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे कौन से ऐसे टाइप की कार है? तो आंसर होगा ए, ऑप्शन होगा बी। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि साल 2018 से 21 के बीच में जो डी टाइप की कार है उसके प्रोडक्शन में कितना कमी हुआ। तो 2018 से 21 कार डी के लिए 2018 230, 2021 220, 10 का फ़र्क है 230 पे, तो 100 पे इतना होगा परसेंटेज में। ये 4.3 के आसपास आंसर आना चाहिए, जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन सी में। आखिरी क्वेश्चन देखेंगे इस पर्टिकुलर टेबल से। साल 2016 में जो कार ई का प्रोडक्शन था वो 2019 में बी के प्रोडक्शन का कितना परसेंटेज था, ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो ई 2016, बी 2019, ई 2016 115, बी 2019 215 इंटू 100, ये 53 के आसपास आना चाहिए। कौन सा वाला ऑप्शन होगा आपका? बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 से 37 के लिए इस वाले पाई चार्ट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसमें अलग अलग सेक्टर में जो खर्चा हुआ एक बुक को पब्लिश करने के लिए वो दर्शाया हुआ है परसेंटेज में। ठीक, अब सीधे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि यहाँ के हिसाब से 33 नंबर होगा। तो प्रमोशन कॉस्ट पे जो खर्चा हुआ है उसका एंगल पूछा हुआ है। आसान है, जो प्रमोशन कॉस्ट है वो आप यहाँ क्लियर देखिए 5% है, और ये पूरा 100% है, पूरी चीज़ 100%। और ये डिग्री वाइज देखा जाए तो ये 360 डिग्री तो है, ये 360 है, तो 5% कितना होगा? 100 से 5 मतलब डिवाइड बाई 20, तो ये भी होगा डिवाइड बाई 20, 18 डिग्री, ए ऑप्शन। उसके बाद 34 नंबर है कि किताब का जो प्राइस है ना फाइनल, वो कॉस्ट प्राइस के 20% रखा गया है, और जो इसकी एमआरपी है वो 160 है। तो हमसे पूछा हुआ है इस पूरी की पूरी बुक को बनाने के लिए जो पेपर यूज़ हुआ है ना, उसकी एक कॉपी का प्राइस कितना होगा। तो जो एमआरपी है वो कॉस्ट प्राइस के 20% ऊपर है, और एमआरपी खुद ही हमको गिवन है। तो कॉस्ट प्राइस अगर शुरू में 100% है तो 120%, क्योंकि 20% ऊपर, ये 160 है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा निकाल लेंगे हम, 160 इंटू 100 बाई 120, 26 जा 25 जा। अब यहाँ पे 800/6, 400/3 ये आया। कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए ये 400/3, ये 160, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 400 होगा, ये 480 होगा। कॉस्ट प्राइस एमआरपी हमें पता चल गई है, तो कॉस्ट प्राइस है फिलहाल 400। अब हमें चाहिए क्या? कॉस्ट ऑफ द पेपर यूज्ड। तो जो पेपर की कॉस्ट है ना वो कितना परसेंट लग रही है? 30%। तो बुक की कॉस्ट हमने क्या निकाली थी? 400/3, इसका 30% यानी 3/10, तो 40 रुपये ना हुआ। 40 कहाँ पे गिवन है आपको? सी में। इसके बाद नेक्स्ट है 35 नंबर। अगर इस
किताब की 5200 कॉपी बेची गई, मतलब पब्लिश कर दी गई, और इन 5200 कॉपियों को लाने ले जाने की जो लागत है वो 80,500 है। तो 5200 कॉपियों के लिए इतनी है, तो एक कॉपी के लिए कितनी होगी? 80,500 डिवाइड बाई 5200, ये 15.4 के आसपास आ रहा। एक कॉपी को लाने ले जाने की लागत है 15.4 रुपये, ठीक। और लाने ले जाने की जो लागत है वो 5% है, यानी ये जो 5% है ये 15.4 है। तो 100% कितना होगा? 5 से 100 बना सकते हैं, इंटू 20, तो यहाँ भी इंटू 20, तो 15.4 इंटू 20 होगा 309.6, क्योंकि एग्जैक्ट आ रहा है 15.48। 309.6 जो है ये किताब की लागत है। अब यहाँ पे किताब को कितने में बेचें ताकि जो पब्लिशर है वो 25% प्रॉफिट भी कमा सके। 25% प्रॉफिट का मतलब हुआ 125%, यानी 5/4, 125/100 को करके देखिए, यही आएगा। तो खैर 309.6 इंटू 5/4, तो ये करीब करीब 387 आता है। नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है? तो ए वाला। इसके बाद अगला सवाल काफ़ी सिंपल है कि रॉयल्टी जो है वो प्रिंटिंग कॉस्ट से कितने % कम है। तो एक रॉयल्टी है और दूसरा है आपका प्रिंटिंग कॉस्ट, ये 30% है। अगर मान लो 100 रुपये टोटल एक बुक की कॉस्ट है, तो रॉयल्टी है 20, पेपर की जो कॉस्ट है वो है 30, तो 10 का फ़र्क है। किससे निकालना है? प्रिंटिंग कॉस्ट से। प्रिंटिंग कॉस्ट कहाँ गई? ये 25, सॉरी यहाँ पे रॉयल्टी कॉस्ट 20 है, ठीक है, प्रिंटिंग कॉस्ट 25 आएगी, 5 का फ़र्क है। किस पे निकालना है? लेस देन दी प्रिंट कॉस्ट, 25 पे, 1/4, 1/5, 5/25, तो 1/5 का मतलब हुआ 20%। आखिरी क्वेश्चन देखेंगे इस वाले पाई चार्ट से। इसमें बताया जा रहा है कि प्रिंटिंग कॉस्ट अगर 20,600 है तो रॉयल्टी कितनी देनी पड़ेगी। तो प्रिंटिंग कॉस्ट है 25%, 25% का मतलब हुआ 20,600, रॉयल्टी का मतलब है 20, निकल आएगा आसानी से। 20,600 इंटू 20/25, 5 5 जा 5 4 जा 4120, 16,480 सी। इसके बाद अगले डेटा इंटरप्रिटेशन सेट की ओर मूव करेंगे, जिसमें हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 38 से 42। इसके लिए हमें इस पर्टिकुलर लाइन ग्राफ को ध्यान में रखना है, जिसमें ये जो रेशियो आपको दिख रहे हैं लगातार, ये बेसिकली इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट का रेशियो है। ये 0.6 है, 0.8 है, ऐसे करते करते है। अब सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ेंगे 38 नंबर की। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा ऐसा साल है जिसमें इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट के मिनिमम प्रोपोर्शनेट पर थे। इसका मतलब ये है कि इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट का जो रेशियो है किस साल मिनिमम आ रहा था, सबसे कम। इनमें से सबसे कम वैल्यू कौन सी है? 0.3। कब आ रही है? 2003 में। डी यहाँ से एकदम सही है। इसके बाद 39 की बात करेंगे। दिया हुआ है साल 2004 में इंपोर्ट जो है वो 240 करोड़ था, और 2004-5 मिला के जो एक्सपोर्ट है वो 500 करोड़ था। तो साल 2005 में इंपोर्ट कितना था ये बताना है। एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे साल 2004 की, जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो है ये दे रखा है 1.2। इसका मतलब 12/10 इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट 12, एक्सपोर्ट 10, लेकिन हमारे हिसाब से इंपोर्ट तो 240 है। 12 ना होके 240, तो 1 ना होके 20, तो 10 ना होके 20 10 200। तो अभी तक हमें ये पता चला कि साल 2004 में जो एक्सपोर्ट था वो 200 करोड़ था, और 2004-5 में एक्सपोर्ट 500 करोड़ है। तो 2004 में 200 करोड़, 2004-5 में 500 करोड़, तो 2005 का जो एक्सपोर्ट है ना वो आ जाएगा बाकी का 300 करोड़। अब 2005 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो है ये कितना है? 1.5, यानी 15/10। तो साल 2005 में जो एक्सपोर्ट है वो 300 करोड़ है, लेकिन हमारे हिसाब से तो 10 है, तो 10 ना होके 300, तो 1 ना होके 30। हमसे पूछा 2005 में इंपोर्ट यानी 15 की वैल्यू पूछी है, तो 15 इंटू 30 450, 450 करोड़ जहाँ पे भी है उसको टिक कर देंगे, बी। नेक्स्ट देखेंगे, पूछा है कि साल 2002 में कंपनी का अगर इंपोर्ट 260 करोड़ था तो उसी साल एक्सपोर्ट कितना था। सिंपल है ये तो, रेशियो दे रखा है 0.8, इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट 0.8 मतलब 8/10, इंपोर्ट 8 एक्सपोर्ट 10, तो 8 ना होके 260, तो 10 ना होके कितना? बहुत ही सिंपल है, 4 2 जा 4 5 जा, सॉरी 2 4 जा 2 5 जा, ये 2 2 जा 130, 65, 5 5 25 और 300, 325 करोड़, डी। उसके बाद 41 में पूछा हुआ है कि इसमें से कितने ऐसे साल हैं जिसमें एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से ज़्यादा है। अब ये चीज़ कैसे पता चलेगी? कुछ तो दिया नहीं है, यहाँ से रेशियो से पता चलेगी ना। ये 6/10 है, आई बनाम ई, यानी इंपोर्ट 6 एक्सपोर्ट 10, तो यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा हुआ कि नहीं? बिल्कुल ज़्यादा हुआ, क्योंकि एक्सपोर्ट 10 है इंपोर्ट 6 है। ऐसे ही यहाँ 8/10 है, यहाँ पे भी एक्सपोर्ट ज़्यादा है, 3/10 इधर भी ज़्यादा है, 9/10 इधर भी ज़्यादा है, लेकिन ये 12/10 है ना, यहाँ इंपोर्ट ज़्यादा हो गया। ऐसे ही यहाँ 15/10 इधर भी वही होगा, ये 16/10 इधर भी वही होगा। तो जहाँ जहाँ पे 1 से कम वैल्यू है वो सारे साल अपने सिलेक्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4। कितने ऐसे साल हैं? तो 4। कौन सा ऑप्शन सही है? तो बी। उसके बाद 42 और आखिरी क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन से। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पे स्क्रीन के सामने जितने भी एग्जाम के नाम दिख रहे हैं इन सभी के लेटेस्ट पेड ग्रुप्स हमारे चालू हैं। पेड ग्रुप्स में क्या क्या फैसिलिटी है इस चीज़ की जानकारी इन सारे नंबर्स पर कॉल करके मिलेगी, इन तीनों पर। बाकी इस वाले पे सिर्फ व्हाट्सअप किया जा सकता है। तो मुद्दे पे आते हैं। पूछा हुआ है कि 2003 से 2004 के बीच में जो इंपोर्ट है उसमें कितने % की इंक्रीमेंट हुई। तो ना हमें
किसी भी साल का इंपोर्ट पता है, नहीं एक्सपोर्ट। एक चीज़ पता होती दूसरी निकल जाती, लेकिन कोई चीज़ नहीं पता है तो क्या है, नहीं निकल सकता आंसर, डेटा अपर्याप्त है, बी। इसके बाद 72 नंबर से शुरुआत हो रही है एप्टीट्यूड सेक्शन की। 6.25 माइनस 2.23 4.02 इंटू 3.35 माइनस 2.23 1.12 प्लस ये मतलब माइनस का 2.9854। अब करना क्या है, 4.02 इंटू 1.12 4.5024 माइनस 2.9854, तो ये कितना आना चाहिए, 1.517 मतलब सी। उसके बाद 73 नंबर सिंप्लीफिकेशन से है, मतलब इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे मनोज नाम के किसी व्यक्ति की बात हो रही है, उसने किसान विकास पत्र में जितना भी सेव किया उसका 1/3 किसके बराबर है, प्रोविडेंट फंड में उसकी सेविंग के आधे के। तो दो तरीके की सेविंग है इसके पास, एक है किसान विकास पत्र और दूसरा है पीएफ। इसमें एक्स इसमें वाई, x/3 y/2 2x = 3y, यानी x/y कितना आ जाएगा फिर 3/2, यही तो आएगा। अब यहाँ पे टोटल सेविंग यानी x + y 150,000 1.5 लाख रुपए है, यानी 3 और 2 5 1.5 लाख है, एक हो जाएगा 30,000, 1.5 लाख बटे 5। हमसे पूछा पीएफ में कितना किया, मतलब y ये 2, ये हो जाएगा 60,000, बी। इसके बाद नेक्स्ट है 74, जिसमें 7 कंसेक्यूटिव नंबर जो हैं इनका एवरेज दे रखा है। तो ये x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6 ये 7 कंसेक्यूटिव नंबर हैं। अब बीच का कौन सा है ये, और यही बीच का एवरेज होता है कंसेक्यूटिव के केस में, क्योंकि सब में गैप 1 1 का है। और ये एपी की सीरीज़ है, और एपी की सीरीज़ में एवरेज हमेशा बीच में पड़ता है। तो ये जो एवरेज है ये 20 है, x+3 20 है, तो x क्या है 17, और हमसे सबसे बड़ा नंबर पूछा है x+6 यानी 17 और 6 23 हो जाएगा, सी। उसके बाद 76 नंबर में इस चीज़ का सिंप्लीफिकेशन करना है। इसका स्क्वायर रूट पूछा है, तो क्यों ना हम ऑप्शन का स्क्वायर कर लें और पता करें ये अंदर वाली चीज़ आती है कि नहीं, किससे आती है वही आंसर हो जाएगा। इसका करते हैं 2 + √5 का स्क्वायर, कितना हो रहा है ये 4 + 5 + 2 √5 9 + 2 √5, मतलब इसका डबल लेंगे, वैसे 2ab होता है ना, a² + b² + 2ab, तो 9 + 4 √5, तो बस यही आ गया ए। उसके बाद 82 नंबर में सिंप्लीफाई करना है, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, ये पता होनी चाहिए आइडेंटिटी, ये होता है 4ab। अगर मान लो यहाँ प्लस गिवन होता तब आंसर आता ट्वाइस a² + b²। अभी पेपर समाप्त हो चुका है, अदरवाइज अगर कोई शिफ्ट बची होती तो हो सकता है इससे आ जाता। खैर ये 4ab यानी 4 × 76 × 84, और नीचे 76 × 84 गिवन है ही, इससे ये गया, इससे ये गया, आंसर आ गया 4a। उसके बाद 87 नंबर है ब्लड रिलेशन से रीजनिंग का सवाल है। फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने क्या कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र, यानी ये फाल्गुनी है, ये इनका भाई है, नाम नहीं पता इसलिए ये खाली छोड़ा है। इनका जो बेटा है ये मेरी पत्नी का भाई है, यानी जो हार्दिक है अपना, यहाँ पे हार्दिक है, उसकी पत्नी इधर कहीं होगी, उसका ये भाई है, ठीक। तो पूछा है कि फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है, तो ये फाल्गुनी है, ये हार्दिक है। अब हार्दिक से शुरू करते हैं। हार्दिक की ये जो पत्नी है, इस पत्नी का ये पिता है, उस पिता की बहन ये है फाल्गुनी, तो हार्दिक के जो ससुर हैं वो ये हैं, इन्हीं ससुर की बहन ये है, तो बस ए। उसके बाद यहाँ पे 88 में बताना है ऑड वन आउट। 1225 होता है 35 का स्क्वायर, 4225 होता है 65 का, 3025 होता है 55 का, लेकिन 4125 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए वो हुआ ऑड वन आउट, सी। 89 नंबर में पूछा हुआ है कि 8:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में एंगल बता दीजिए। 8:20 पर सिचुएशन ऐसी होती है, ये घंटे की सुई 8 पे, मिनट की 4 पे, यही होता है। 4 का डिफरेंस है, अगर 1 का डिफरेंस हो तो 30 डिग्री, ये पता होना चाहिए बेसिक। 4 का डिफरेंस है तो 30 चौके 120, ये अप्रॉक्सीमेट एंगल निकला। एक्जैक्ट एंगल पता करने के लिए आप चेक करिए कि घंटे की वैल्यू ज़्यादा है कि मिनट की, तो ये घंटे की 8 है, मिनट की 4, घंटे की ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मिनट अपने को गिवन है यानी 20 उसका आधा यानी 10 जोड़ देंगे 130 आ जाएगा, ए। उसके बाद नेक्स्ट है 91 नंबर, इसका कोड ये है, तो एस का टी, सी का डी, एच का आई, ई का एफ, एम का एन, ई का एफ। तो सर सिंपल अगले वाला लेना है, WXOPNODEEFRS, ये चीज़ कहाँ गिवन है, तो ये गिवन है आपको डी में। उसके बाद 92 नंबर है सिलॉजिज्म से, हिंदी मीडियम वाला सेक्शन आप देख लीजिए। यहाँ से डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। फिर जितने भी डॉग हैं वो कैट हैं, ये डॉग सारे के सारे कैट में आ गए, और कोई भी डोर डॉग नहीं है, तो डॉग और डोर, ये सिंपल हो गया। अब यहाँ पे बताना है हमें कंक्लूजन, कोई भी डोर कैट नहीं है। तो एक बात बताइए, नो की रिलेशनशिप किसके बीच में गिवन है स्टेटमेंट में, डोर और डॉग के बीच में, क्या डोर और कैट के बीच में गिवन है, नहीं गिवन है। तो अगर नहीं गिवन है तो आंसर भी नहीं है, पहला मैच नहीं करेगा, कंफर्म नहीं है हमको। अब नो कैट इज़ अ डोर, अब नो की रिलेशनशिप किसके बीच में, वापस से देखिए, डोर और डॉग के बीच में, क्या कैट और डोर के बीच में है, ये भी नहीं है। सम कैट आर डॉग, ये बिल्कुल है, क्योंकि डॉग क्या है, कैट का एक हिस्सा ही तो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सही है। सारे के सारे कैट डॉग हैं, तो जी नहीं, सिर्फ इतना ही हिस्सा डॉग है जो कि हम अभी मार्क करके आपको दिखा रहे हैं, सारा नहीं है, तो सिर्फ तीसरा सही है, मतलब ऑप्शन सी।